बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 26 दिसंबर है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और ये वो इमारत है मेरे अक़ब में जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पाकिस्तान में इलेक्शंस का इनकाद 8 फरवरी को होना अब तकरीबन तय है और ऐसी कोई वजह बज़ाहिर नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल किसी भी बिना पर अब रोका जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान में आपको पता है कि मुमकिनात का खेल है। इस वीडियो में आपके सामने कुछ इंतहाई अहम ख़बरें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो दावे किए गए, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद मोस्ट प्रॉबेबली जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे यहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसद्दिका नकूल फ़राहम कर दी जाएंगी उस फैसले की जिससे के तहत उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया। उनसे बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया गया और उनकी जमात के सामने चेयरमैन का खाना खाली है, जो अपडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर की गई है। अब उसी की बुनियाद पर ये जो स्क्रूटनी का अमल है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन की रिज़र्व्ड नशस्तें हैं उसमें जो तरजीही फ़हरिस्त है या फिर जो दीगर जो मखसूस नशस्तें हैं उससे तहरीक इंसाफ आउट हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा डैमेज मुमकिन तौर पर हो सकता है तहरीक इंसाफ को। 227 नशस्तें कुल पाकिस्तान में मिलाकर, सूबाई और कौमी असम्बली की मिलाकर, इनसे महरूम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त में इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस कर चुके, लेकिन जो पहला मरहला था, पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ा हैरान कुन पहला मरहला था जिसमें कागज़ात नामज़दगी जमा करवाना था। कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के नतीजे में ये पता चला कि तहरीक इंसाफ जिसके कागज़ात छीने जा रहे थे, जिनके लोगों को आरओ ऑफ़िस, डीआरओ ऑफ़िस वहाँ पर मसाइल का सामना था, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ 2434 जो कागज़ात नामज़दगी है वो जमा करा के पाकिस्तान की वो सर फहरिस्त जमात बन गई जिसने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स फ़ाइल किए हैं। फिर एक सवाल मौजूद था कि क्या इस अमल के दौरान तहरीक इंसाफ के जो पहले दर्जे की क़यादत के लोग हैं, जो अव्वलीन जिन हलकों में लोगों का शुमार होता है, कहीं वो तो नहीं रह गए अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराने पर। और अब हैरान कुन डिटेल्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से शेयर की गई हैं। वो डिटेल्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रुजू करने का और पेशावर हाई कोर्ट रुजू करने का इरादा रखती है तहरीक इंसाफ, इस मुसद्दिका नकूल और दीगर शवाहिद जो उनके सामने अब आ चुके हैं, जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ख़त लिखा गया, उसकी बुनियाद पर एक बड़ी गवाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गई। तहरीक इंसाफ का मुकदमा ये है कि उनको एक ड्यूबियस प्रोसेस के तहत जानबूझकर बल्ले का निशान से महरूम रखने के लिए उनकी जमात के इस आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के को गैर यकीनी बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि परवेज़ खटक ने किस ज़ोम में तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए, बड़ा बोल बोलने के लिए, वटेवर यू कॉल इट, उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड एक ऐसा इंकशाफ किया जो कि तहरीक इंसाफ के लिए यूँ समझें कि बाराने रहमत जो है वो साबित हुआ। जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने दावा ये कर दिया, उन्होंने ये कहा कि ये बल्ले का निशान मुझे ऑफ़र हुआ था। अब बल्ले का निशान जो है या किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान अलॉट करना ना करना, ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फिर इस किस्म की ऑफ़र कर सकता है या कोई शख्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर, या वो ये समझता है कि मेरा इतना पानी चढ़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि अगर मैं कह दूंगा कि बल्ले का निशान उठाकर तहरीक इंसाफ से जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई है परवेज़ खटक ने, उसको दे दिया जाए, तो ये जो दावा है ये अब बड़ी बुनियाद बनेगा। तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा इस बुनियाद पर लड़ेगी, इसको भी सबूत के तौर पर रखा जाएगा कि एक हमारे से ही टूटी हुई जमात का सरबराह ये दावा कर रहा है कि उसको बैट का निशान ऑफ़र किया गया था। अब ये मुकदमा किस तरीके से सुना जाता है पेशावर हाई कोर्ट में, मुमकिन तौर पर अब यही लगता है कि तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, तहरीक इंसाफ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रुजू करने का इरादा रखती है तौहीन अदालत के हवाले से कि तौहीन अदालत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह हिदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए इनके कैंडिडेट्स को भी, और जो
खतूत जो हैं वो पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो आरओज़ की तरफ से लिखे गए खतूत हैं उनको शवाहिद बनाया जाएगा कि बावजूद इसके कि अदालत की वाज़ेह हिदायत थी, जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनको तंग करने का अमल जारी रहा। अब कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं क्योंकि ये जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से अब ये इतलात आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि एजाज़ सैयद साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने बताया कि जो फवाद चौधरी, क्योंकि वो ख़ुद भी एजाज़ सैयद जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि फवाद चौधरी के जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा थे उनको उठा लिया गया है, वो जो है वो किसी नामालूम मुकाम पर ले जाए जा चुके हैं, लिहाजा अब फवाद चौधरी का जो स्क्रूटनी के अमल में बाहर होने का शायद चांस जो है वो बन जाए। लेकिन इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम है उसने भी बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है और अप्रैल 2023 के एक मुकदमा जो 12 अप्रैल को जिसका फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया था उसकी बुनियाद पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया, वो भी मैं आपके सामने। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो अज़हर मशवानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक ट्वीट किया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द सिनेरियो कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग इस सारे कागज़ात नामज़दगी के प्रोसेस में वो हैं जो हिस्सा नहीं ले पाएंगे मुमकिन तौर पर आइंदा आम इंतखाबात में। वो कुल मिलाकर बहुत ही कम नंबर बन रहा है और उनके हल्के। अज़हर मशवानी का जो ट्वीट है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर टिकट एस्पिरेंट्स सक्सेसफुली फाइल्ड देयर नॉमिनेशन पेपर्स अक्रॉस पाकिस्तान के जो ख्वाहिशमंद थे कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, ज़्यादातर मजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मजॉरिटी उनकी जो है वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने में कामयाब हो गई है। जिसमें एक्सेप्शंस हैं, जो लोग नहीं जमा करवा सके, उसमें अमजद ख़ान न्याज़ी हैं NA 90 से। आपको मालूम है कि अमजद ख़ान न्याज़ी मियाँ वाली से ताल्लुक़ जो वो उससे गुज़रे, प्रोसेस से गुज़रे, उनके ऊपर तशद्दुद की इतलात आई, उन्होंने उनका फिर एक वीडियो बयान जारी हुआ। उसके बावजूद उनकी फ़ैमिली, उनके लॉयर्स चाहते थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और उस दौरान वो कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करा सके। उसके अलावा सलीम सरवर जोड़ा जो हैं वो PP 31 गुजरात से वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवा सके। उसके अलावा अम्मार बशीर PP 162 लाहौर से, बैरिस्टर हसन न्याज़ी जो हैं उनके लाहौर से कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं हो सके, जबकि नाजिम रज़ा PP 96 चिन्योट, ये टोटल वो नाम हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़ुद अब बताया गया कि सिर्फ हमारे ये कैंडिडेट्स हैं जो कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करा सके। और इसमें भी जो जूड़ा साहब हैं उनका केस, अम्मार हैदर का और हसन न्याज़ी का, ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और लाहौर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला इनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए साजगार साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो कागज़ात नामज़दगी के प्रोसेस के दौरान वो रेस से आउट हुए हैं, विच इज़ वेरी माइन्यूट, एक छोटा नंबर है। अगरचे जो है वो ये भी इसको किसी तरीके से आइन और कानून के तहत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ख़ासी तमानियत होगी तहरीक इंसाफ में, क्योंकि उनके बहुत सारे अब वो लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो स्क्रूटनी के प्रोसेस में इस वजह से आउट कर दिए जाएंगे कि उनका जो है वो एब्सकॉन्डर्स हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो एक बात जहन में रखिएगा, मैंने जिन भी इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर से, अदालती कानूनी मामलात को देखने वाले रिपोर्टर से इसके ऊपर बात किया, उनका ये कहना है कि आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब भी मफरूर थे, इश्तिहारी थे, उनका भी केसेस चल रहे थे और उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के बार बार पटिशन्स करने के, अदालत और कानून को इस मामले पर एक्टिवेट करने के बावजूद इसहाक डार जो हैं वो सेनेट में इलेक्ट हो गए थे और वो फिर किस तरीके से वापस आए पाकिस्तान और आकर उन्होंने अज्यूम किया चार्ज और डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए गए। तो ये कोई कदगन नहीं है तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर पर। और फिर हमाद अज़हर साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए। तो फिर सिमिलर पैटर्न के ऊपर एक्सपेक्टेशंस अब यही हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बाकी मानदा लोग हैं जिनके बारे में शकूक थे कि जो अव्वल दर्जे की क़यादत में शामिल लोग हैं उनके शायद नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट ना हों,
तो अब उसका रास्ता जो है वो खुल गया है। असल मामला है बल्ले के निशान का, और इस प्रोसेस में जो स्क्रूटनी का अमल है उसके हवाले से जो इमरान खान साहब की वकला की टीम में शामिल हैं अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब और दीगर लोग, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने उस जजमेंट का रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट का 12 अप्रैल का 2023 का, उसमें सेकेंडर और प्रोपोज़र यानी कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ये अशख़ास, इनका हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो पेश होना और उनका जो है वहाँ पर अपने सिग्नेचर्स को कंफर्म करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसमें दो मामलात हैं, एक ये कि जो आरओ है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर सिर्फ इस बुनियाद पर कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उसके सामने पेश नहीं हुए, और साथ ही उन्होंने इसके ऊपर ये भी कहा कि इस बुनियाद के ऊपर और इस फ़ैसले की कॉपी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि प्लान तो बढ़ गया। वो शेर अफ़ज़ल मरवत का जो है वो उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत को फिर मैं कोट करूँगा कि ये जो प्लान था जिसके तहत तहरीक इंसाफ के लोगों को इस मरहले के ऊपर भी स्क्रूटनी के दौरान आउट किया जा सकता था, वो ज़ाइल हो गया है। साथ ही जो अबूज़र सलमान नियाज़ी हैं उन्होंने ट्वीट जो है वो करते हुए उन्हें कहा कि मैं बहुत मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि जो मौजूदगी है कैंडिडेट की, इसके अलावा सेकेंडर और प्रोपोज़र की, वो ज़रूरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत उनके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है कि वो पेश होंगे तो उनके स्क्रूटनी के अमल से वो गुजरेंगे। उसके बगैर भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन इजाज़त देता है कि वो लोग पेश हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, इसमें वंस अगेन वन ऑफ द लीगल ब्रेन्स ऑफ PTI नाउ, जो कि इलेक्शन भी लड़ने में ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात कही है कि जो आईन पाकिस्तान है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का तज़किरा ही नहीं है। 17वीं तरमीम के ज़रिए ये कुछ अरसे के लिए था, लेकिन 18वीं तरमीम ने उसे हज़फ कर दिया है। आईन पाकिस्तान हर सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ देता है और इंतखाबी निशान किसी भी जमात का बुनियादी हक़ है, ये उनका कहना है। और इस बुनियाद के ऊपर अब हमारे सामने मंजरनामा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले में रिलीफ मिल जाता है तो टेक्निकली ये देखना होगा कि हिदायत क्या दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बल्ले का निशान रिटर्न होता है तो फिर वो तरजीही फहरिस्तें जो तहरीक इंसाफ की होंगी वो भी आएंगी एक प्रोसेस के तहत, और उनके जो ख़वातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागज़ात की स्क्रूटनी का अमल होगा। बहरहाल जो ये तमाम इस वक्त मंजरनामा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें दो तीन बातें उभर कर सामने आई हैं, और जो बात मैं अपनी वीडियोज़ में बारहा कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को आउट कर देना को बहुत आसान काम है। दो तीन चीज़ें अपने जहन में रखिए कि जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो भी शख्स वज़ीर आज़म बनता है, खा वो नवाज़ शरीफ है, इमरान खान है, या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, या कोई और शख्स जो है वो किसी जमात से बनता है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दरकार है वो है कि उसके मैंडेट को लार्जली एक्सेप्ट किया जाए, इंतखाबात के अमल के ऊपर सवालात मौजूद ना हो, इंतखाबात का अमल जो है उसको लार्जली एक्सेप्ट किया जाए कि वो शफ़ाफ़ था, वो गैर जानिबदार था, वो साफ़ था। और अगर इस किस्म के जो है वो मसाइल सामने आएंगे, उस सूरत में बनने वाली हुकूमत जिसको लोकल सतह के ऊपर लेजिटिमेसी के साख के चैलेंजेस होंगे और इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसके मैंडेट का, तो इमीडिएटली जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके लिए सबसे बड़ा मसला, बाकी लोगों को कुछ और लगता है, असल मसला है पाकिस्तान की मईशत। और मईशत के लिए उस वज़ीर आज़म को, उस गवर्नमेंट के सरबराह को मुख्तलिफ़ ममालिक के पास जाना होगा, और अगर यहाँ पर उन इलेक्शंस के ऊपर एहतजाज चल रहा होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होगा, तो वही होगा जो शहबाज शरीफ का मामला था कि वो जाते थे मुख्तलिफ़ ममालिक और उनसे जाकर पैसों के तलबगार होते थे, और वो ममालिक इस वजह से गुरेज़ करते थे कि इसकी हुकूमत आज गई कि गल गई, इसके ऊपर तो कोई एतमाद नहीं करता। तो जो स्टेबिलिटी है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की, इस मुस्तहकम हुकूमत की, वो बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी मिलेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
पॉलिटिशियंस जो हैं वो ट्रस्ट करेंगे आने वाली हुकूमत पर, और क्योंकि ये अंदाज़ा होगा उन्हें कि ये 5 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म हुकूमत कायम हुई है, तो अगर वो कोई भी डील करते हैं उस हुकूमत के साथ, वो इमीडिएटली किसी रखने का शिकार नहीं होगी, उनका पैसा जो है वो कहीं डूब नहीं जाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस तमाम प्रोसेस के दौरान कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्के होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ हलकों में क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि उनके लिए कौन कौन से महफूज हलके तलाश किए गए हैं। एक महफूज हलका उनका सरगोदा में भी अपने तौर पर तलाश किया गया है, वहाँ पर क्या मंजरनामा होता है और लाहौर में, उस हवाले से नदीम अफजल चंद साहब के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा और वो आपके सामने रखूँगा कि मंजरनामा किस किस्म का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पंजाब जो कि माजी में एक वक्त था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुस्लिम लीग नवाज़ का, साल 2022 जनवरी फरवरी के महीने तक भी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बड़ी हद तक स्वीप करने की पोजीशन में थी, लेकिन फिर 16 महीने का वो तजुर्बा जो कि छोटे भाई ने किया और बड़े भाई की सियासत को बहा कर ले गया है। अपेरेंटली ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं नवाज़ शरीफ और उनके पास आवाम के पास जाकर बताने के लिए, तकरीर में कुछ बोलने के लिए कुछ ख़ास मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स उरूज पर है। क्या इस हवाले से चैमगोइयाँ चल रही हैं, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।